हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे 16th मार्च। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था, थोड़ा सा ये मेंस के लिए फॉर्डर है कि अगर कभी कोई आता है कि हमें गवर्नमेंट को रिजर्वेशन बढ़ानी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन बढ़ानी चाहिए या आगे की सीट्स पे रिजर्वेशन बढ़ानी चाहिए, तो इसमें हमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिल सकता है जो हम अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कि हम इसमें ये लिख सकते हैं, पेज वन का जो लिखा हुआ था कि मोर देन हाफ ऑफ द फैकल्टी पोजीशंस रिजर्व फॉर द ओबीसीज in central institutions of higher education are vacant, or 40% are for those reserved for the scheduled castes and tribes also remain unfilled. तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ना कि हमें ये जो रिजर्वेशंस को बढ़ाना चाहिए या क्या करना चाहिए या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है रिजर्वेशंस का, तो उसमें एज एन एग्जाम्पल, इसमें पूरा आंसर नहीं लिख सकते बट एज एन एग्जाम्पल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसमें बहुत पर्टिकुलर भी दे रखा था कि आईआईटी में क्या पोजीशन है, आईआईएम में क्या पोजीशन है। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टीचर भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इतना ही दीजिएगा कि सेंट्रल ओवरऑल क्या पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद उसमें मेंशन था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो आई है, सॉरी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए भी। कई बार आपने देखा होगा 2-2 साल पुराने एक्ट आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 साल पुराना कौन पढ़े, बट उसमें यही होता है कि आपको जब कोई लेटेस्ट उसमें न्यूज़ में चल रहा हो तो कैसे उसको उठाना है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो बिल आया था ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ टीचिंग पोजिशन इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। किन किन के लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशनली एंड एजुकेशनली। सोशली है, याद रखिएगा, इकोनॉमिकली नहीं है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, क्योंकि ये इस पॉइंट को पर्टिकुलरली बहुत घुमा के देते हैं। या तो लिख देंगे सोशली एंड इकोनॉमिकली, नहीं, सोशली एंड एजुकेशनली, क्योंकि इकोनॉमिकली एक अलग से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम जो इंस्टीट्यूशंस होंगी उनको एक यूनिट माना जाएगा। पहले क्या होता था, देखिए, अंडर प्रीवियस गाइडलाइंस क्या होता था कि हर डिपार्टमेंट को एक इंडिविजुअल यूनिट माना जाता था फॉर रिजर्वेशन, फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। अब क्या हुआ है कि सारी यूनिट्स को सारी यूनिट्स को मतलब यूनिवर्सिटी को एक ही कैटेगरी में माना जाएगा, एक ही यूनिट माना जाएगा। और अक्रॉस डिपार्टमेंट्स जितने भी रिजर्व कैटेगरीज रखी जाएंगी वो इस बिल के बाद जो ये एक्ट पास हुआ है उनको एक यूनिट माना जाएगा। ठीक है, अगर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो उसमें कितनी रिजर्वेशन रखनी है, तो अक्रॉस डिपार्टमेंट्स सबको एक यूनिट माना जाएगा, एक ही लेवल का माना जाएगा। कवरेज किन किन को दी गई है? सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सेटअप की गई हो, या जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या इंस्टीट्यूशंस जो एड ले रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। बाहर किन किन को रखा गया है? जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बट अगर आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, उनको बाहर रखा गया है। जो विच हैव बीन स्पेसिफाइड, जिसको इस बिल के शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन जो जो बिल में मेंशन की गई हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। और क्या किया गया है? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद पेज वन पे ही था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिल लेके आया है जिसमें गवर्नमेंट एंड नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को मना, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को ओवरराइडिंग पावर्स देनी पड़ेगी, दी जा रही हैं। बट अभी ये बिल आया है, अगर ये पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या है। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर कब बनी थी, 1991 में, अंडर आर्टिकल 239 ए, और 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1991 में। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो वो दिल्ली के रिलेटेड है कि दिल्ली यूटी बनी थी इससे। और अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से जो लेजिस्लेटिव पावर है, उसके पास पावर है टू मेक लॉज इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है पल्प, पी यू से पब्लिक ऑर्डर, एल से लैंड, पी से पुलिस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ था हमने, पल्प। तो याद रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड को छोड़ के हर चीज़ में लॉ बना सकती है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। बट अब बीजेपी की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो भी इनसे खींच लो, कि मतलब जो चाहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। तो अभी जब पास होगा उसके बाद देखेंगे इसको क्या देखना है क्या नहीं देखना। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, 1-2 दिन पहले ही, कि अपना सुप्रीम कोर्ट ने गोवा वालों को धमकाया है, गोवा एडमिनिस्ट्रेशन को, गोवा स्टेट को, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो आपने लॉ सेक्रेटरी था उसको आपने एडिशनल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, ये बहुत गलत है। उसके बारे में अगर आपसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आता है तो उसको देखिए कैसे लिखना है। पहले तो आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की डेफिनेशन देना कि किस आर्टिकल में आता है, क्या क्या है, कौन इसको बनाता है, कौन नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखना होगा कि किसी भी लोकल बॉडी पोल्स पे अगर हमें क्या चाहिए कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस हों, उसके लिए हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन जो चाहिए वो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस चाहिए, जिसकी अपनी चले। मगर आपने देखा होगा कि लोकल
पोल्स जो भी होते हैं, इट इज़ ऑफन मार्ड बाय वायलेंस, और डिलिमिटेशन की जाती है आर्बिट्ररी, और रिजर्वेशन ऑफ वॉट्स किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली अब उसके बाद ये लिखना कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रजीम्स इन द स्टेट अपॉइंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जो उनके फेवरेट्स होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में। तो इससे इन प्रैक्टिस जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं फ्रीक्वेंटली फेस चार्ज ऑफ बीइंग पार्टिसन। पार्टिसन मतलब होता है कि किसी एक पार्टी को फेवर करना। तो उन वो क्या करते हैं, जब बन जाते हैं तो रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, डिलिमिटिंग वार्ड्स, रोटेटिंग करते हैं वार्ड्स की जो रिजर्व होती है वुमेन और शेड्यूल कास्ट के लिए, इलेक्शन डेट्स फिक्स करने में वो लोग अपनी पार्टी का फेवर करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो उसका रिजल्ट आता है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसलिए जो वो कॉन्फिडेंस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पे लोगों का है कि उसकी इंडिपेंडेंस के लिए है, पॉलिटिकल सारी पार्टीज़ का है, वो एंजॉय नहीं कर पाती स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इस बैकड्रॉप में, इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है डिक्लेयरिंग कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है शुड बी समवन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इट हैज़ डिस्क्राइब द गोवा गवर्नमेंट्स एक्शन इज आस्किंग इट्स लॉ सेक्रेटरी टू होल्ड एडिशनल चार्ज एस एस सी एज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी आर्टिकल 142 का यूज़ करके उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने सारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को, जितने भी स्टेट्स के हैं जो अगर कंट्रोल में है अपनी गवर्नमेंट के, टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट। ये आप पॉइंट जो लास्ट वाला पैरा आप देख रहे हैं ये आप अपने कंक्लूजन में लाइएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की डेफिनेशन देंगे, कौन से आर्टिकल में आते हैं, क्या क्या पावर्स है। उसके बाद आप कहेंगे कि क्या, अब फिर करंट सिनेरियो देंगे, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। फिर उसके बाद आप करंट सिनेरियो देंगे कि इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को लेकर प्रीलिम्स वाले थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हर आदमी ध्यान से नहीं पढ़ता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो पढ़ता है, बट स्टेट इलेक्शन वाले को देख के थोड़ा सा डाइसी सा हो जाता है, वो थोड़ा आराम से पढ़ता है। तो इसको इस बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। और दूसरा आपने क्या करना है मेंस वाले, कि इसको पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि हर स्टेट में हमें इलेक्शंस फ्री एंड फेयर चाहिए, चाहे लोकल पोल्स हो चाहे कहीं हो। और हम देखते हैं लोकल पोल्स में बहुत ज़्यादा धांधलागिरी होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, उनके रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल रहते हैं, पार्टीज ब्लेम करती रहती हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। इस वजह से एसीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं दिखती हैं लोगों को, इसलिए वो शक के दायरे में रहती हैं। उस वजह से फिर आप लेटेस्ट आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई, क्या उसने डिक्लेयर करा, इतना लिखेगा आप। मैं हकीकत बता रहा हूँ, एवरेज मार्क्स से आपको 1-2 नंबर ऊपर मिलेंगे। अब हम आर्टिकल 142 देख लेते हैं क्या है। वो आपको इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने उस आंसर में आर्टिकल 142 की डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिकल 142 क्या है, बट आपने आर्टिकल 142 में इन जनरल लिखना पड़ेगा कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही रूलिंग दी थी, ये ज़रूर लिखना। बट आर्टिकल 142 को एक्सप्लेन करने मत लग जाना। बट हम वैसे प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं कि आर्टिकल 142 ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि है क्या। आर्टिकल 142 कहता है कि कोई भी कंप्लीट जस्टिस, कोई अपना उनके पास केस पेंडिंग चल रहा हो, उसके कंप्लीट जस्टिस के लिए कोर्ट कोई भी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी दे सकता है एनफोर्समेंट अपनी डिक्री के लिए, या ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन एक्सरसाइज फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट। और आर्टिकल 142 दूसरा पॉइंट ये कहता है जो ऐसे ऑर्डर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो इन्फोर्सेबल होंगे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई सुप्रीम पार्लियामेंट का लॉ आता है या कोई प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है, जैसे वो फॉलो किया जाता है वैसे ही उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए, किया जाएगा और होता रहेगा। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस पेंडिंग बिफोर इट। तो ये सुप्रीम कोर्ट उस टाइम ये अपनी एक्सरसाइज करता है, अपनी इस जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करता है, याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब वो हुआ था कि नेशनल हाईवे से लिकर वो हटाइए, तो वो पूरे पैन इंडिया हुआ था, लिकर शॉप्स नहीं होनी चाहिए नेशनल हाईवेज पे, उस वो भी आर्टिकल 142 के अंडर आया था। तो ये चीज़ें आती हैं आर्टिकल 142 के अंडर। उस वक्त पेज 9 पे था आपकी प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स वालों के लिए है कि कई बार ऐसा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिएगा जो बैंक नोट्स प्रिंट होते हैं किसी भी डिनोमिनेशन में, वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। पेज 14 पे था, थोड़ा सा ये अच्छा है मेंस वालों के लिए। क्या है कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर कभी आता है ना कि पब्लिक जो हमारे सेक्टर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं या उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, उसमें कुछ डेफिनेशंस लिख के आप ये एग्जांपल दीजिएगा। बहुत अच्छा है कि रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में आपने देखा होगा कि इंडियन पोस्ट स्टिल हैव एन अपर हैंड, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट वाले नहीं पहुँचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। मगर बिग सिटीज़ में डिफ़िकल्ट था उनके लिए compete करना, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कोरियर कंपनीज हैं, बहुत लो चार्ज करती हैं।
तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए बड़ा अच्छा इंडिया पोस्ट ने डिस्कशन शुरू करी है। अगर हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट हैज़ डन एन एग्रीमेंट विद डीएचएल, बट अभी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डिस्कशंस को नहीं लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स में कि डिस्कशंस में हैं डीएचएल के साथ, ताकि वो स्पीड पोस्ट की सर्विस जो है अपनी और कंट्रीज़ में भेजें, ताकि उनका स्पीड पोस्ट से रेवेन्यू बढ़े। तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कैसे पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या क्या गवर्नमेंट की कंपनीज़ आगे बढ़ चढ़ के कैसे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सिक यूनिट्स हैं या कम यूनिट्स प्रॉफिट कर पाती हैं, बाकी मिनी रत्न नवरत्न हर कोई नहीं बन पाता है। तो कैसे हम उनका इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे रूरल पोस्ट वालों ने, इंडियन पोस्ट वालों ने एक इनिशिएटिव लिया अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही सबको एक्टिव रहना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। एक आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आया कि भैया ये तुम्हारी जो बिजली की तारें जा रही हैं उससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत मर रहे हैं। तो उसमें हमें क्या देखना है कि ग्रेट इंडिया बस्टर्ड क्या है, रहता कहाँ है ये, ड्राई ग्रासलैंड्स और स्क्रब लैंड्स में। देखिए आपने देखा होगा ये बड़ा ऊंचा सा होता है, बड़ा हैवी होता है और ऊंचा होता है। तो जो जिनकी टांगें ऊंची होंगी, मतलब लेग्स लंबी होंगी, वो ही आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। जो छोटी टांगें होंगी वो तो दब ही जाएंगे। देखिए ऐसे आपने देखा होगा कि बर्ड्स पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो ये ही पॉइंट होता है कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेट इंडिया बस्टर समझ के आदमी का दिमाग आ जाता है कि लंबे पैर होंगे, तो लंबे पैर वाला ही आपको पता है डेजर्ट एरिया में चल सकता है। अगर छोटे पक्षी होंगे तो वो तो वैसे ही दब जाएंगे मिट्टी के अंदर। ऐसे सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई छोटे बर्ड का आ जाता है और आपको कहते हैं कि ये वहाँ मिलता है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि यार वहाँ कैसे मिलेगा, वो तो छोटा सा है। हाँ, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड का अगर कंपैरिजन करते हैं, हाँ ये मिल सकता है क्योंकि इसकी टांगें लंबी हैं और ये ईजिली वॉक कर पाएगा सैंड पे। तो ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो स्टेट ऑफ राजस्थान में मिलती है। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं इसका, ये शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन रेड लिस्ट में, और अपेंडिक्स 1 साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। कमेंट्स तो आपने करने नहीं है, तो जैसे आपको जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जो नहीं कर रहे हैं उनको प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच।